अस्सलाम वालेकुम। कैप 6 MFA स्प्रिंग 25 पास्ट पेपर डिस्कशन सेशन, उसमें हम बेटा अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्प्रिंग 25 की पास्ट पेपर डिस्कशन सीरीज़ हम कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 को हम आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे बड़े ही नोन और फेमिलियर एरिया से, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के एरिया से है और इसकी रिक्वायरमेंट भी नहायत सिमिलर है। मुझे लगता है ऐसा कि सवाल माजी में कई दफ़ा हमने देखे हैं, पास्ट पेपर में, क्लासरूम में किए में हैं। एग्जामिनर का फेवरेट तो ये क्वेश्चन इस तरह का बना हुआ है। पार्ट ए जिसमें 7 नंबर है, पार्ट बी भी 7 नंबर, टोटल 14 मार्क का क्वेश्चन और हलवा। Compute XYZ weighted average cost of capital for the existing business. Calculate the impact of new investment on XYZ WACC. करंट वैक निकालिए क्या है, और नए बिजनेस के लिए गालबन नया फाइनेंस रेज किया जा रहा है, कोई नया सोर्स ऐड किया जा रहा है, तो उस सोर्स के आने से वैक क्या है। इस तरह के सवाल हमने मादी में कई बार देखे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ा आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने पास पेपर देखे में है उसके लिए पेपर ये बड़ा ही आसान सवाल था। लेकिन देखते हैं आई कैप में जो परफॉर्मेंस रही बच्चों की कैसी रही। वो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए जी, माशाल्लाह बच्चों ने भी हक अदा किया जी, पूरा 80% रिज़ल्ट। तो जैसे मैंने कहा था बिल्कुल सही इन बच्चों ने हक अदा कर दिया इसका। तो जनाब हम भी थोड़ा देखते हैं, इस सवाल को पढ़ते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला इसकी वर्किंग को भी फॉलो करते हैं कैसे हमने करना है, ताकि किसी बच्चे के में अगर कोई एम्बिग्विटी है तो इस सवाल प्रैक्टिस से वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर सवाल हमें इसी अंदाज के हमें पास पेपर में आते हैं। XYZ Limited is engaged in the manufacturing of motorcycles. The following information has been extracted from the financial statements of XYZ as of 31st December 2024. Ordinary share capital 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से 100 मिलियन रुपीज़ है। 20% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से 20 मिलियन है और 10% बैंक लोन है 20 मिलियन का। ये करंट कैपिटल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के 3 सोर्सेज आ गए हमारे पास। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द डिटेल्स ऑफ डिविडेंड्स इन द लास्ट 4 ईयर आर एज फॉलोज। ईयर वाइज 21, 22, 23, 24 में डिविडेंड पर शेयर 6 रुपये, 6.5, 7 और 8 रुपये, और ये स्टैरी के साथ बता दिया डिक्लेयर्ड है बट अभी पे नहीं हुआ। ड्यू वेरी शॉर्टली पे होने वाला है कुछ दिनों में। XYZ ऑर्डिनरी शेयर प्राइस इज कोटेड एट 104। अच्छा बाय द वे ये जुमला यहाँ पे कम डिविडेंड ये ना भी लिखता तो आपको यहाँ से पिक हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है एग्जामिनर आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान रखना चाहता है, वो चाहता है आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब उसने ऊपर बता दिया डिविडेंड पे होने वाला है तो यहाँ पे कम डिव बताना कोई ज़रूरी नहीं था। उसने ज़िंदगी आसान की बच्चों की। चले नेक है जी, अल्लाह ताला उसको अजर देगा इसका। पर शेयर एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम। सो करंट प्राइस 104 कम डिव है और 5% पर एनम से ग्रो करना है इसने। प्रेफरेंस शेयर प्राइस इज कोटेड एट 200 पर शेयर, इसके बारे में नहीं बताया कम डिव एक्स डिव, तो हम इसको एक्स डिव लेके चलेंगे। तो एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30। करंट एक्विटी बीटा इज 1.2। मैंने आपको बताया हम एक्विटी बीटा को बीटा ही पढ़ते हैं क्योंकि एक्विटी बीटा, डेट बीटा, ओवरऑल बीटा ये BFD की टर्म्स हैं। हमारे लिए यहाँ पे हमें ये एक्विटी की टर्म समझ नहीं आता, हम इसको बीटा को बीटा ही समझते हैं कैप 6 में। ये तो होगी करंट कहानी। आगे न्यू इन्वेस्टमेंट की कहानी आ गई। XYZ plans to set up an assembly unit for the electric motorcycle. The estimated project cost is 50 million, which will be financed through 12% convertible debentures, rupees 100 each. Debenture holder will have the right to either convert each bond into one ordinary share or redeem it at a premium of 10% above par of the bond at the end of the 3rd year. ये जनाब चौथा सोर्स ऑफ फाइनेंस ऐड हो गया। तो पहले हमें एग्जिस्टिंग 3 सोर्स ऑफ फाइनेंस को लेकर वैक निकालना है, फिर रीवर्क करेंगे चौथा सोर्स ऐड करके हम वैक दोबारा निकालेंगे। तो नहायत ही आसान सवाल है और मुझे लगता है कि सिर्फ 7 नंबर देना चौथे फाइनेंस की कॉस्ट निकाल के रिवाइज वैक के लिए बोनस ही है। मतलब जिसका कहना कि और बच्चों ने भी पूरा हक अदा किया, 80% बच्चे पास हो गए, उन्होंने भी लंडा अच्छी तरह लूटा है जो उनको ऑफ़र किया गया। तो जनाब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वैक का सोल्यूशन जो हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, हमने इसके बारे में पढ़ा जी। हमारे कुछ कॉलम में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास जो कॉलम हमें चाहिए, पहला कॉलम हमें चाहिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, दूसरा कॉलम हमें चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ द सोर्स का, तीसरा कॉलम हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का, ठीक है जी।
मुझे लगता है इन्हीं कॉलम को लेके हम डाटा हैंडल करने के नीचे हम फार्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे सोर्सेज, यहाँ पे आ जाएंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द सोर्स, और यहाँ पे आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफ ईच सोर्स। ये परसेंटेज में हम कैलकुलेट करेंगे और ये हम रुपीज़ इन मिलियन में ले आएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, सोर्सेज हमने जैसे आइडेंटिफाई किया था, हमारे पास 3 है। पहला सोर्स है करंट, हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं जी। पहला सोर्स है इक्विटी। अच्छा, हम ये मार्केट वैल्यू की जगह थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन भी मैं यहीं पे प्रेजेंट कर दूँगा। कॉस्ट ऑफ डेट के, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के लिए तो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। एक इक्विटी का सोर्स है, एक हमारे पास एयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, और तीसरा हमारे पास बैंक लोन है। सोर्सेज ऑफ मार्केट, सोर्सेज की मार्केट वैल्यू, बैंक लोन की तो जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू ली जाती है। प्रेफरेंस शेयर्स 20 मिलियन का इनका कैपिटल है और 100 रुपीज़ ईच शेयर है, और मार्केट प्राइस इनकी 200 है। तो हमने जो तरीका पढ़ा हुआ है, बुक वैल्यू ऑफ द लोन डिवाइडेड विद नॉमिनल वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड विद मार्केट वैल्यू पर शेयर। दिस शुड गिव्स अस, यहाँ से हमें मिल जाता है भाई, इधर से हमें मिल जाता है नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो जनाब ये हमारे पास आ गया वैल्यू, ये बन गया जनाब 40 मिलियन। और इक्विटी की मार्केट वैल्यू होगी नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू, तो 100 मिलियन का पेड अप कैपिटल है, 100 मिलियन का पेड अप कैपिटल है, इसको 10 से डिवाइड कर दें तो ये नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू आ गए, मिलियन में ही है। इसको मल्टीप्लाई कर दें मार्केट प्राइस से, और यहाँ पे बेटा हमने ख्याल रखना होता है कि हम जो मार्केट प्राइस लेते हैं वो एक्स डिव लेते हैं। हमें 104 जो प्राइस दी गई है वो कम डिव है, इसमें से हम 8 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर्ड माइनस कर देंगे तो ये 96 हमारी प्राइस आ जाती है, और यहाँ से हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाती है। इट कम्स टू 960 मिलियन। लीजिए जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स और बैंक लोन। तो टोटल यहाँ से देखिए तो 1020, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी इन बिलियन आ गई। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ डेट पे चलें तो सबसे पहले बैंक लोन की कहानी ख़त्म करें। बैंक लोन की कॉस्ट हमें पता है, हमें सिंपली 10% गिवन है, इसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो 7% पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ जाती है। फिर बारी आ जाती है जी आपकी प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि जी सिंपली आई ओवर मार्केट वैल्यू, तो आई इसका बनता है 20% इंटू 100 रुपीज़ डिवाइडेड विद 20% इंटू 100 रुपीज़, एक बॉन्ड पे सालाना इंटरेस्ट तकसीम एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू। तो ये आपकी वैल्यू आ जाता है, रेट आ जाता है जी इसका यहाँ से 10%। अब रह गया सिर्फ केई, तो केई के लिए हम एक वर्किंग बना लेते हैं जनाब, से वर्किंग 1, केई वर्किंग 1 से हम लाएंगे। और आपको पता है केई के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक कैपम और एक डीवीएम। कैपम की तरफ चले तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक बीटा चाहिए, क्वेश्चन में अवेलेबल है, एक आरएफ चाहिए, एक आरएम चाहिए। तो भाई बीटा तो क्वेश्चन में अवेलेबल है, आरएफ क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कैपम नहीं चलेगा। कैपम भी चलेगा तो फिर क्या चलेगा, डीवीएम। डीवीएम की तरफ चलें तो डीवीएम के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो चाहिए होती है जनाब के डिविडेंड विद ग्रोथ या कांस्टेंट डिविडेंड। तो डिविडेंड की हिस्ट्री बता रही है, डिविडेंड विद ग्रोथ का फार्मूला लगना है। तो जनाब हमारी कई निकलेगी डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू जो कि एक्स डिव ली जाती है प्लस जी। ये हमारा जी फार्मूला है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद ग्रोथ का, हमें इस मॉडल से कई लेनी पड़ेगी। तो जनाब डी नॉट मोस्ट रिसेंट डिविडेंड जो पे हो गया या होने वाला है वो 8 रुपये है। ग्रोथ हमें एक वर्किंग से वर्किंग 1.1 से हम निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू एक्स डिव 104 माइनस 8 ऑलरेडी हमारे पास है।
लीजिए जी के लिए वर्किंग 1.1 परफॉर्म करते हैं, और जी हम परफॉर्म कर वर्किंग 1 हम निकालेंगे 1.1 में जी निकालेंगे हिस्टोरिक ग्रोथ मॉडल से या एवरेजिंग मेथड से, जिसमें हम लेते हैं लेटेस्ट डिविडेंड ओवर अर्लीस्ट डिविडेंड nth रूट -1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फार्मूला है जी निकालने के लिए। हमारा रेट आ रहा है ग्रोथ का यहाँ से 10.06% या 0.1006, एक ही बात है। ठीक है जी, तो ये जनाब 1.1006 कर लीजिए यहाँ पे, और 1006 यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ये जनाब हमें यहाँ से मिल जाएगी के कॉस्ट ऑफ एक्विटी, यहाँ से हमें मिलती है जनाब 19.24%। लीजिए जी, डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। 19.24% हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विटी आ गई है। वर्किंग वन की मदद से। और अब यहाँ पे हम वैक कैलकुलेट कर लेते हैं जी। वैक हमारा आएगा, हमने जो फार्मूला सीखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इंटू वैल्यू ऑफ अ सोर्स प्लस कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इंटू वैल्यू ऑफ अ सोर्स प्लस कॉस्ट ऑफ अ सोर्स इंटू वैल्यू ऑफ अ सोर्स डिवाइडेड विद सम ऑफ वैल्यूज। दिस गिव्स अस वैक एंड इट इज़ 18.63%। लीजिए जी, ये है हमारा करंट वैक पार्ट ए। पार्ट ए में हमने करंट वैक जनाब कैलकुलेट कर लिया 18.63%। अच्छा जी, पार्ट बी के लिए हमारी सारी वैल्यूज़ यही हैं। पार्ट बी में मेरी सारी वैल्यूज़ यही इस्तेमाल होने वाली हैं। मैं अगर टेबल चलें आपके सामने रिप्रोड्यूस कर दूं टेबल, पार्ट बी में वही हमारे यहाँ पे सोर्सेज आने हैं, यहाँ पे मार्केट वैल्यू आनी है रुपीज़ इन मिलियन में, और फिर हमारी कॉस्ट आनी है। तो एक्विटी सोर्स वही मेंटेन्ड है, इसकी वैल्यू भी 960 मेंटेन्ड है, और इसकी कॉस्ट भी 19.24 मेंटेन्ड है, क्योंकि कोई चेंज इन कॉस्ट हमें नहीं बताई गई। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर जो है, इसकी वैल्यू भी मेंटेन्ड है और इसकी कॉस्ट भी मेंटेन्ड है, कोई चेंज नहीं बताई गई। इसी तरह बैंक लोन, इसकी वैल्यू मेंटेन्ड है और इसकी कॉस्ट भी मेंटेन्ड है, कोई चेंज नहीं है। आखिरी जो हमारे पास आ गया कन्वर्टेबल डेट, इसकी वैल्यू होती है इशू वैल्यू, जो फाइनेंस आप रेज कर रहे हो 50, वो हमें गिवन है। हमें सिर्फ इसके लिए वर्किंग टू बनानी है और फिर हमें वैक का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है, दैट्स इट, जो कि होगा 19.24 इंटू 960 प्लस 10 इंटू 40 प्लस 7 इंटू 20 प्लस रेट हम अभी लेके आएंगे इंटू 50 एंड डिवाइडेड विद, ये आपका टोटल है 1070। 1020 पहले था, 50 और ऐड हो गया। लीजिए जी, ये फार्मूला। अब हमें सिर्फ ये वर्किंग टू परफॉर्म करनी है, जिसमें कन्वर्टेबल डेट की कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए। अच्छा बेटा, अब कन्वर्टेबल डेट की कॉस्ट ऑफ डेट, अब उसने हमें कहा है कि भाई जो कन्वर्टेबल डेट है उसने या रिडीम होना है 10% प्रीमियम पे, या कन्वर्ट होना है एक शेयर पे। हमें देखना पड़ेगा कन्वर्जन होनी है या रिडम्पशन होनी है और किस वैल्यू पे होनी है, उसके बाद हम बात करेंगे। हमें बताया गया है कि डिवेंचर जो इशू होने हैं वो ₹100 के ऊपर इशू होने हैं, कोई डिस्काउंट का प्रीमियम का जिक्र नहीं इशू के ऊपर, 100 का इशू होने हैं। तो हम वर्किंग टू में जाके सबसे पहले रिडम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू को कंपेयर करेंगे। रिडम्पशन वैल्यू हमें कहा गया है, रिडम्पशन होनी है जी 10% प्रीमियम के साथ 110 रुपये पे, और कन्वर्जन होनी है 3 साल बाद, और 3 साल बाद हमारा शेयर जो आज अगेन कम डिफ प्राइस देखी जाएगी, 104 माइनस 8 कम डिफ प्राइस, इसमें 3 साल तक इजाफा आएगा, तो ये प्राइस चली जाएगी हमारी 111.13 पे। तो हमने डिस्कस किया हुआ हायर वैल्यू ली जाती है।
हायर वैल्यू, रिडम्पशन नहीं होगी, कन्वर्जन होगी। और यहाँ से हम जो चीज़ नोट कर रहे हैं कि भाई हमारा जो बॉन्ड इशू हो रहा है वो 100 पे हो रहा है और उसके अगेंस्ट जो रिडम्पशन होगी या कन्वर्जन होगी वो 111 पे है। इसका मतलब कूपन रेट के अलावा भी रिटर्न आ रही है। यहाँ पे अगर मैं आपको याद कराऊँ एक क्लासरूम डिस्कशन, मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी इशू प्राइस और रिडेम्पशन की वैल्यू बराबर हैं तो आप सिंपली कूपन रेट जो 12% है इसको 1 माइनस टैक्स करके पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ले सकते हो। अगर आपकी इशू प्राइस और रिडम्पशन की वैल्यू वो कन्वर्जन के थ्रू है या रिडम्पशन के थ्रू है, वो वैल्यू अगर बराबर हैं तो आप सिंपली कूपन रेट को 1 माइनस टी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब हम कूपन रेट इंटू 1 माइनस टी नहीं करेंगे। फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, IRR। तो जनाब अब हम इसके नीचे हम IRR की कैलकुलेशन करेंगे। IRR में हम 0 में इशू प्राइस लेते हैं 100, फिर 1 से 3 तक 3 साल का बॉन्ड है, 12 इंटू 1 माइनस 0.3 इट इज़ 8.4 लेते हैं, ये हमारा पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट है। और फिर 3 में रिडम्पशन है 111.13, ये इनफ्लो हो गया। जनाब इन वैल्यूज़ को लें, ये वैल्यूज़ मैं अगर एग्जामिनर से मैच करूँ तो बिल्कुल हमारी मैच है, बस साइन उल्टे लगाए हुए हैं। उसने इसको इनफ्लो लिया हुआ है, इनको आउटफ्लो लिया हुआ है। मैं क्लासरूम में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के रेफरेंस से इनिशियल इन्वेस्टमेंट और बाद में इनफ्लो ले लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम इसको एग्जामिनर ने जैसे दो रेट यूज़ किए हैं 10% और 15% पे एनपीवी कैलकुलेट की गई है। मैं एनपीवी और आईआरआर की वैल्यूज़ यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ। एनपीवी यहाँ पे है जी 4.38 और यहाँ पे है 7.75 नेगेटिव, और इनको लेके जब आईआरआर इंटरपोलेशन से आप निकालते हैं तो इट कम्स टू 11.81%। आप 10-15 लो, 5-10 लो, 15-20 लो, 10-20 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने तो जो एग्जामिनर की वैल्यूज़ थी जस्ट टू सेव टाइम मैंने वो वैल्यूज़ ली, 11.81 आ गया जनाब। सो लीजिए जी, ये 11.81 आपने यहाँ पे फीड किया और यही 11.81 आपने यहाँ पे फीड किया। इसके बाद आपने एवरेज जब कैलकुलेट किया वैक, तो इट कम्स टू पार्ट बी का वैक 18.32 आ गया। लीजिए जी, ये हमारा आंसर पार्ट बी का भी आ गया, ये हमारा रिवाइज वैक आ गया नए प्रोजेक्ट के साथ। तो दैट्स इट, नहायत ही सिंपल आसान सवाल, माजी के कई सवालों से मिलता जुलता सवाल जो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है जी। तो आई होप कि किसी बच्चे को अगर कोई वैक में कोई कमी बेशी थी तो वो दूर होगी इंशाअल्लाह इससे, क्योंकि इसी तरह के अंदाज पे हम रिपीटेडली क्वेश्चन पास पेपर में देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।